नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा। फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 12th के लिए जो चैप्टर कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें नया टॉपिक लेके आ रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। एंड दिस टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। अभी तक हमने एमीटर पढ़ लिया, वोल्टमीटर पढ़ लिया और मीटर ब्रिज भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, अ वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट। और क्या काम करता है ये पोटेंशियोमीटर? तो पोटेंशियोमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक और हमने पहले पढ़ा था, वोल्टमीटर। तो क्या ये वोल्टमीटर जैसा ही है? बिल्कुल नहीं। तो वोल्टमीटर से कैसे अलग है, आज ये बात भी जानेंगे। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ईएमएफ को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का हमने एक ऑलरेडी डिवाइस पढ़ा था, एंड दैट वाज वोल्टमीटर। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसी चीज को मेजर करने के लिए द डिवाइस विल बी पोटेंशियोमीटर। फर्क दोनों में क्या है, एक छोटे से सर्किट की हेल्प से देखने की कोशिश करते हैं कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर क्या क्या चीजें मेजर करते हैं। सी, दिस इज और बैटरी, और इस बैटरी का थोड़ा सा ये इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज आर। ई इज द ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी। और हमने इस बैटरी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ कर दिया कनेक्ट। राइट, व्हाट इज द इक्वेशन? हम कहे थे कि E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज V? V is E minus IR. That means terminal voltage is equal to E minus IR. तो जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर मेजर करता है किस चीज को? ये V को मेजर करता है। दैट मीन्स यदि बैटरी के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाए तो ये रीडिंग क्या देगा? दैट विल गिव E माइनस आई आर। ये माइनस आई आर मीन जो ट्रू ईएमएफ था, मानो बैटरी हमारी 9 वोल्ट की है तो ये 9 वोल्ट माइनस समथिंग करके देगा ये, क्योंकि जब हम बैटरी के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाते हैं तो बैटरी से करंट ड्रॉ हो रहा होता है, लेकिन जब हम इस बैटरी के अक्रॉस एक पोटेंशियोमीटर लगा देंगे तो बैटरी में से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होता है। दैट मीन दिस इज आइडियल ईएमएफ दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर इज ए बेटर इंस्ट्रूमेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए या ईएमएफ को मेजर करने के लिए हमें कोई कहे कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में से कौन सा डिवाइस प्रेफरेबल है, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियोमीटर इज प्रेफरेबल, बिकॉज व्हेन द पोटेंशियोमीटर मेजर्स द वोल्टेज देन इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द बैटरी। लेकिन जब वोल्ट मीटर को हम यूज कर रहे होते हैं देन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। दैट मीन देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप, there is IR factors involved there। इसलिए पोटेंशियोमीटर के मार्क्स थोड़े से ज्यादा बन गए, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर काफी बल्कि इंस्ट्रूमेंट है। मैं आपको दिखाता हूं छोटा सा पोटेंशियोमीटर। ये छोटा सा पोटेंशियोमीटर है, हालांकि ऐसा पोटेंशियोमीटर आपको लैब में नहीं दिखेगा, ये उसका एक छोटा सा रूप है। तो लैब में जो आप पोटेंशियोमीटर देखेंगे वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड होगा जिसपे 1 मीटर लॉन्ग कुछ वायर्स वहां पर फिक्स की होंगी, and then we work with that assembly। That is not simple device, that is in fact one setup, right? So let us start with what is a potentiometer. So potentiometer is a device, this is a setup which is used to do three things. Number one, this is used to compare EMFs of two primary cells. This is used to compare EMFs. That means it gives a comparison of the EMFs, and if you know one of the EMFs of these cells, that means you can find the unknown EMF also. So this is also used to find unknown voltage, or unknown EMF is also calculated, is also found with the help of potentiometer. And third very important thing is कि जो बैटरी होती है, जो सेल होता है, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं कि ये एक्सक्लूसिवली एक सेल का, एक बैटरी के रिगार्डिंग एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज करके यू कैन फाइंड इस बैटरी का, इस सेल का कितना ईएमएफ है, यू कैन फाइंड इस सेल का कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है। और यदि आपके पास दो बैटरीज हैं, दो सेल्स हैं, देन यू कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ दीज टू सेल्स आल्सो यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसका प्रिंसिपल डिस्कस करने से पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए नॉर्मल लैब में जो हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर, दैट कंसिस्ट ऑफ, दैट कंप्राइजेस ऑफ 4 1 meter long wires, right? And these wires are uniform wires. Uniform wires mean their cross section area is uniform and their composition is uniform. They are made up of some material and special type of material. कैसा material? जिसका resistivity high हो. Material should have high resistivity. And number two, this material must have low temperature coefficient of resistivity. Low temperature coefficient. That means high resistivity, and number two, low TCR, low alpha.
लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दैट मीन्स टेम्परेचर के साथ इसकी रेजिस्टिविटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसी वायर्स कौन सी होती हैं, ऐसे कौन से मटेरियल्स होते हैं, आप जानते हैं इनको। दीज मटेरियल्स आर कॉन्स्टेंटन, वन मोर मटेरियल इज मैंगनीन, one more material is nichrome. So these are such materials. So we can use manganese here. So our lab potentiometer is comprising of these 4 wires of manganese, and these 4 wires are fixed on one wooden board. So this is a wooden board, right? और अब क्या करना है, ये पॉइंट हमारा A है और ये हमारा पॉइंट B है। इसको बनाएंगे पॉजिटिव, इसको बनाएंगे नेगेटिव, लेकिन अभी तो वायर जुड़ी नहीं, तो हम इसको एक कॉन्टिन्यूअस सर्किट कैसे बनाना है, तो हम यहां पर एक स्ट्रिप लगाएंगे। दिस इज थिक कॉपर स्ट्रिप। थिक इसलिए ताकि जब करंट इन वायर में से इन स्ट्रिप्स में से क्रॉस कर रहा होगा तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस ना मिले, या समझिए उसको रेजिस्टेंस मिले ही ना, राइट। और फिर करंट यहां से चल के यहां पर, सो नेक्स्ट स्ट्रिप इज हेयर, नेक्स्ट स्ट्रिप इज हेयर। सो व्हाट यू कैन से, पोटेंशियोमीटर में हमने ये 4 वायर्स को जोड़ दिया। तो यहां से करेंगे स्टार्ट, ये 0 है तो ये 100 सेंटीमीटर, यहां फिर से चलिए 0, ये 100 सेंटीमीटर, तो मिलाकर हो गया ये 100 प्लस 100 इज 200 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर और एंड प्लस 100 और, तो इन ऑल हमारी जो वायर बन गई, दिस वायर इज 400 सेंटीमीटर और 4 मीटर लॉन्ग वायर। लेकिन ऐसा भी फिक्स नहीं है कि ये वायर 4 मीटर लॉन्ग ही होनी चाहिए। ये वायर 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना करना है करिए, इससे कम भी कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको दिखाया पोटेंशियोमीटर ये वाला, दिस इज आल्सो सेम पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है। सो दिस वायर इज ऑफ क्वाइट लेस लेंथ एंड दिस पोटेंशियोमीटर इज डिजाइंड बाय डॉक्टर HC वर्मा, इसलिए बहुत ही स्पेशल तरह का पोटेंशियोमीटर है ये। और ये एक हैंडी सा पोटेंशियोमीटर है। इसका यूज करके वी कैन अंडरस्टैंड कि पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। पोटेंशियोमीटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो हम उसका भी यहाँ पर यूज देखेंगे कि यहाँ पर ज्यादा है कि वो कहाँ पे ज्यादा है। अब हम इस वायर में से करंट पास करवाएंगे। सो से दिस A एंड B, दिस 2 पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू बैटरी, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नाउ दिस इज पॉजिटिव। और एक की के थ्रू, दिस इज आवर की, हमने एक रियोस्टेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया सो दैट वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। So this is RH, this is our key, and this is battery whose EMF is E. So this is called our driving circuit. यानी जब हम इस पोटेंशियोमीटर के साथ एक बैटरी जोड़ देंगे, एक की जोड़ देंगे और एक रियोस्टेट जोड़ देंगे, तो ये हमारा ड्राइविंग सर्किट बन जाएगा। मैंने बात की थी आपसे कुछ देर पहले अभी कि पोटेंशियोमीटर जब काम करता है, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम बैटरी, तो इसकी बात नहीं हो रही है। वो हमारा मेन सर्किट जो है ना, यहां से करंट लगातार ड्रॉ होता रहेगा। Uniform current must flow through this wire. This is very very important. Uniform current is flowing through this wire. In fact, जब हम बात करेंगे अभी पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल की, तो वहां पर सबसे पहली बात यही आएगी कि I should be constant there, right? और पोटेंशियोमीटर में से करंट को फ्लो करवाने के लिए हम इस की को ऑन करेंगे, रियोस्टेट के थ्रू हम रेजिस्टेंस सेट करेंगे so that current can be controlled and constant current will be flowing through this potentiometer. So what we said, this circuit is called driving circuit. This circuit may also be called auxiliary circuit. Auxiliary circuit. This is main circuit responsible for the flow of current. And ध्यान रहे, पोटेंशियोमीटर को अपने मीटर ब्रिज से कंफ्यूज नहीं करना है। मीटर ब्रिज काम करता था व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, पोटेंशियोमीटर का कुछ और रहेगा प्रिंसिपल, बात उसकी करेंगे अभी। तो यहां से हमने एक और अब एक वायर निकालनी है एंड दिस वायर इज कनेक्टेड टू सम वोल्टमीटर, और यहाँ आगे एक जॉकी लगा दिया एंड से दिस इज द जॉकी राइट नाउ। तो हमने क्या देखना है, इस वाले पार्ट में कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, दिस इज द लेंथ। इस लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है वो रीडिंग यहां पर आ जाएगी, इज इट। तो यहां से हम जॉकी के थ्रू सब कुछ करने वाले हैं। जो एप्लीकेशंस रहेंगे उनमें इस सर्किट का बहुत ही मेन रोल रहेगा। हाँ, एक बात तो क्लियर यहां पर भी है कि दिस पोटेंशियोमीटर आल्सो डिपेंड्स ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। यही इसकी खूबी है। पोटेंशियोमीटर की इस वाली ब्रांच में, बाहर वाली ब्रांच में हम अब कुछ बैटरीज भी लगाएंगे इसके एप्लीकेशंस के दौरान, और उन बैटरीज में से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा होगा जब हम नल पॉइंट को अचीव करेंगे तो। और वहीं से पोटेंशियोमीटर का जो वर्सटैलिटी है, जो पोटेंशियोमीटर की खूबियां हैं, वो सामने आती हैं। और मेजरमेंट्स को आसान बनाने के लिए यहाँ पर एक स्केल भी होगा। तो हेयर देयर इज वन स्केल, और उस स्केल के ऊपर मार्किंग होगी कहां से लेकर 0 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, राइट।
दिस इज 0, दिस इज 100, और वहां पर इधर 0 और यहाँ पर 100 से रीमार्किंग होगी, सो दैट यहाँ पे जो दो स्केल्स बन रही हैं उसका फायदा क्या होगा। सो मानिए मुझे ए से जे तक का लेंथ पता करना है, तो व्हाट आई विल डू, दिस इज 0 पॉइंट, 0 मीन रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट एवरीथिंग। 0 नेवर मीन्स कि 0 वोल्ट पे है, ये तो हाई पोटेंशियल पॉइंट है, ये हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट को ही हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। सो यहां से यहां कितना हो गया, ये 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ 0 से लिखा होगा तो 0, 10, 20, 30, मान लो दिस इज 32 सेंटीमीटर, सो वी कैन से 132 सेंटीमीटर। यहां तक है तो 100 प्लस 100 200, यहाँ पे आना है, मान लो दिस इज 40, so 100 140, this is 240 सेंटीमीटर। so this is how we can find different lengths। और एक बात आप जरूर समझें कि ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, दिस इज एट लो पोटेंशियल। तो यहां से जब यूनिफॉर्म करंट चलना शुरू करेगा तो लेंथ के साथ साथ यहाँ पोटेंशियल में ड्रॉप भी होगा, और यहां से चलते चलते फाइनली यहां पर आकर पूरे का पूरा ड्रॉप हो जाएगा। इज इट दैट मीन लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और यहीं से हम बात उठाएंगे इसके प्रिंसिपल की। यही इनफैक्ट पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो हम एक पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं इसे। दिस इज द पोटेंशियोमीटर, मैंने यहाँ ए और यहाँ बी लिख लिया, और इवन चारों वायर्स को एक ही वायर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जब इस वायर में से यूनिफॉर्म करंट जाएगा, when uniform current passes through the wire of potentiometer, current should be uniform, and this wire is of uniform cross section area, and this wire is also uniform, that means its cross section area is also uniform cross section area, and also the composition, इसका जो मटेरियल है वो भी सेम ही है। खैर हमने बात पहले कर ली, इसकी मैग्नेट है वो। So when the uniform current passes through a wire having uniform cross section area, then what happens? Drop in the potential. Obviously drop तो होगा पोटेंशियल में जब भी इस लेंथ के अक्रॉस, और क्योंकि लेंथ कैसी है, दिस इज हाई रेजिस्टिविटी वायर, तो जब भी यहां से करंट पास करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो मानिए मैं कहता हूं कि ए से एक्स या फिर ए से वाई, ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप कहां पर होगा? तो जहां लेंथ कम होगी वहां पर कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यदि लेंथ ज्यादा होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा हो जाएगा। सो ड्रॉप इन द पोटेंशियल अक्रॉस और अलोंग एनी लेंथ ऑफ दिस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, यानी जितनी लंबी वायर उतना ही ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप। तो क्या ऐसा कहा जाए कि V is proportional to L? Yes, we should say that potential drop is directly proportional to length of that segment, length of that wire. और क्या हम इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं? Yes, we can start with Ohm's law. V is equal to IR, you know it well. And what is R? R is rho L by A. If any conductor is there whose length is known, whose area of cross section is known, and resistivity of the material is rho, then the resistance is rho L by A. And we can write here, this is rho I by A and into L. What is rho? Resistivity, constant. What is current? हमने पहले कहा था current is constant. What is area of cross section? ये भी पहले कह दिया था, cross section area भी uniform है, ये भी constant है। So that means this is constant, this is K. So V is equal to KL, and hence we can say V is directly proportional to L. So this is the principle of potentiometer, and we can also plot these two quantities, potential drop and length of the wire. So length of the wire is taken along x-axis and potential drop is taken along y-axis. What we see, less the length, less is the potential drop, more is the length, more will be potential drop. So graph will be a straight line which is passing through origin. That means when no length was there was no potential drop. Length ही नहीं थी तो potential drop भी नहीं था. So this is the graph, and from this graph VYL quantity, this is called potential gradient. This quantity is called potential gradient. So this is one very important term related with potentiometer. What is potential gradient? So this is potential drop per unit length. अब देखते हैं कि potential gradient किसका ज्यादा और किसका कम। पोटेंशियोमीटर को शुरू करने से पहले हमें ये बातें समझनी पड़ेगी सारी। मान लीजिए कि हमारे पास ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, राइट? और A और B के बीच में जो ड्राइविंग बैटरी थी, ड्राइविंग सेल जो था, उसने मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया 9 वोल्ट का। दैट मीन दिस पॉइंट इज 9 वोल्ट एंड दिस पॉइंट इज एट 0 वोल्ट, राइट? और ये वायर मान लेते हैं हमारी 9 सेंटीमीटर वायर है ये, इज इट? तो इस 9 सेंटीमीटर वायर में हर सेंटीमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप इन द यूनिट लेंथ कितना होगा?
तो यहाँ 9 वोल्ट से ये 8 वोल्ट होगा, अगले सेंटीमीटर पे 7 वोल्ट होगा, अगले पे 6 वोल्ट होते होते ये 0 वोल्ट हो जाएगा फाइनली। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है कि जो हायर पोटेंशियल का पॉइंट है वहां से शुरू करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे, तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आप कंपैरिजन करेंगे तो ये वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप हो चुका होगा, कम हो चुका होगा, और कम करते करते वहां जाके ये 0 हो गया है। सो वी कैन सी कि यहाँ पर जो 9 वोल्ट था और ये 9 सेंटीमीटर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यहाँ पर 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो हर 1 सेंटीमीटर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। एक और केस लेते हैं, मानिए कि अब जो वायर है हमारी, दिस इज ए बी वायर एंड दिस वायर इज हैविंग 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 9 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, और ये वायर का लेंथ इज नॉ 90 सेंटीमीटर। हम देखना चाह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, दैट मीन दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सेकेंड वायर के लिए व्हाट इज आवर पोटेंशियल ग्रेडियंट? दिस विल बी 9 volt divided by 90 centimeter. This is 1 by 10 volt per centimeter. That means 0.1 volt का drop होगा हर सेंटीमीटर में. That means when we will cross 1 centimeter, तो potential drop कितना रहेगा? This is 9 minus 0.1. That means ये हमारा 8.9 volt, 8.8 volt, 8.7 volt, यानी 0.1 कम होगा हर सेंटीमीटर के बाद. तो बताइए कि दोनों में कौन सी वायर ज्यादा सेंसिटिव है? सोचिए कि यहां पर आप 1 सेंटीमीटर बढ़े और ड्रॉप हो गया हमारा कितना, 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया विद 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर सिर्फ 0.1 वोल्ट का ही ड्रॉप हुआ। एक और केस लेते हैं, वहां से आप बात फाइनल करेंगे। अब हमारी जो वायर है, दिस वायर इज से 400 सेंटीमीटर लॉन्ग, और मान लीजिए ड्राइविंग सेल इन दोनों के बीच में 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है। सो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट हियर? हर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने पर, ए से जब आगे जाएंगे आप 1 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल में कितना ड्रॉप हो जाएगा? लेट अस ट्राई टू सी। दिस इज V, V is 12 volt divided by 400 centimeter. So you can see this is 0.12 by 4 volt per centimeter. This is 0.03 volt per centimeter. तो अब क्या देख रहे हैं, पहले केस में जब हमने वायर ली थी ओनली 9 सेंटीमीटर, तो 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। वायरली 90 सेंटीमीटर, 0.1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। और वायरली हमने कितनी, 400 सेंटीमीटर, खैर यहाँ वोल्टेज भी चेंज किया था, लेकिन यहाँ पर ये 0.03 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो ये वायर ज्यादा सेंसिटिव हुई। और यदि यही वायर हम मान लीजिए 1000 सेंटीमीटर कर देते हैं, सी दिस इज 10 मीटर वायर, दिस इज 10 मीटर वायर, 1000 सेंटीमीटर, तो उस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा 12 by 1000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस इज 0.012 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी हर सेंटीमीटर के साथ हमारा कितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल में, 0.012 वोल्ट का, बहुत ही कम। दैट मीन अच्छी वायर वो कही जाती है, वो पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होता है जहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कम होता है, या ऐसा कहें कि जिस वायर का लेंथ बहुत ही ज्यादा होता है। सो मोर द लेंथ ऑफ द वायर, less will be potential gradient, and the numerical value of potential gradient should be less. There should be less fall in the voltage with every centimeter. तो हम कहेंगे कि ये वायर, ये पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। तो मैंने जो आपको दिखाया था शुरू में पोटेंशियोमीटर, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी काफी कम है। क्यों? उसका लेंथ कम है। लेंथ बढ़ा दीजिए तो उसका सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगा। सो रिगार्डिंग द SI यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस शुड बी वोल्ट पर मीटर, but as you have seen, the practical unit of potential gradient is volt per centimeter. So this was all regarding what is a potentiometer, what is the construction and what is its working principle, right? So अब हम बात करेंगे इसके applications की। तो potentiometer के mainly दो applications हैं। This is used to compare EMF of two cells, rather two primary cells, and number two, find the internal resistance of any battery, any cell, राइट। तो इसके लिए सर्किट कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हमारा वही सर्किट, चलो मैं इसको सीधा ऐसे बना लूं। दिस इज द पोटेंशियोमीटर, सो दीज आर 4 वायर्स, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर तो खैर वो स्ट्रिप्स लगी है कॉपर की, ताकि वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहे, करंट इजीली पास कर जाए। सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ पर हमने पॉइंट ए को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। एंड नाउ वी कैन सी दिस इज ए पॉजिटिव पोटेंशियल जब ये सर्किट पूरा होगा, और ये हो गया एक हमारा रियोस्टेट, एंड दिस इज द कंप्लीट सर्किट, राइट। दिस इज रियोस्टेट। तो ड्राइविंग सर्किट हमारा पूरा हो गया। अब हमें करना है पहला एप्लीकेशन, एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर द EMF ऑफ टू बैटरीज, कंपेयर EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स।
प्राइमरी सेल्स बोले तो प्राइमरी सेल कौन से होते हैं जिसमें देयर इज इलेक्ट्रोलाइट, टू इलेक्ट्रोड्स आर देयर, तो ऐसा सेल जो होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी सेल का ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा, उसी का ईएमएफ मेजर होगा, आप किन्हीं भी दो सेल्स का ईएमएफ यहां से कंपेयर कर सकते हैं। तो उन दो सेल्स को लेते हैं जिनका ईएमएफ हमने कंपेयर करना है। सर्किट कैसा बनेगा? तो फर्स्ट एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं जी। व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर? दिस इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। तो आइए मिडिल वाली आर्म को सजाना शुरू करते हैं। यहाँ ये आ गई हमारी वो बैटरी, पहले वाला सेल जिसका हमने ईएमएफ मेजर करना है, कंपेयर करना है। ये मान लीजिए E1 है, और क्या करना है आगे, आपने इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर देना है। क्यों? हमने कहा था कि पोटेंशियोमीटर काम करता है नल डिफ्लेक्शन पे। नल डिफ्लेक्शन में वायर में से कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए। तो हम कोई जादूगर तो है नहीं कि ऐसे पता लगा लेके करंट है कि नहीं, तो उसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर जो होता है काफी सेंसिटिव डिवाइस होता है, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ लगा दिया एक रेजिस्टेंस बॉक्स। आप जानते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर काफी कीज होती हैं, क्यूबॉइड की शेप का होता है इनफैक्ट ये, और आपको जो रेजिस्टेंस चाहिए होते हैं आप उसको वहां से निकाल सकते हैं। आपने लैब में देखा होगा काफी वो कीज वाला एक छोटा सा डिवाइस होता है, जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स, और उसके आगे एक हम लगा देंगे जॉकी। इससे सिंपल जॉकी। तो जॉकी कैसी हो सकती है? गैल्वेनोमीटर की वायर को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, और ये जॉकी का पॉइंटर हो गया। तो अब हम इस जॉकी को यहां से पकड़ के ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जेंटली स्लाइड करेंगे, इधर स्लाइड करेंगे, यहां स्लाइड करेंगे, सो एज टू फाइंड द नल पॉइंट। तो ये जॉकी भी डॉक्टर एससी वर्मा ने डिजाइन की है जस्ट एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए। तो आगे चलते हैं। अब हमारा सर्किट पूरा हो गया है। हमने क्या करना है कि इसको जॉकी को यहाँ आके जेंटली स्लाइड करना शुरू करना है, और जब हमारा यहाँ पर नल पॉइंट आ जाएगा तो उस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो दैट इज अवर L1, राइट। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो L1 होगा, ये L1, दिस इज बैलेंसिंग लेंथ, दिस विल बी इन द रेशियो ऑफ दिस। यानी ये जो E1 होगा, दिस E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, दैट इज E1 इज इक्वल टू KL1, जो अपने बात पहले ही कही थी। अब क्या करना है? अब लीजिए दूसरा सेल। तो पिछले सर्किट को आपको हटाना पड़ेगा और अब नया सेल आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। दिस इज E2। उसके लिए तो लेंथ सेम नहीं होगी, उसकी लेंथ मान लो कहीं और आ रही है, उसकी लेंथ मानो यहाँ पर आती है, एंड लेट दैट लेंथ इज L2। तो हम क्या बोलेंगे कि नाउ E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, दैट मीन E2 इज इक्वल टू KL2। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो यहां से इनको डिवाइड कर लेंगे, तो E1 by E2, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू KL1 डिवाइडेड बाय KL2, और K कट जाता है यहाँ पर, दैट मीन E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। हम क्या देख रहे हैं कि इनका जो बैलेंसिंग लेंस का रेशियो था वही रेशियो इनकी EMF का होगा। यानी मानो पहले केस में आपकी बैलेंसिंग लेंथ था ये 50 सेंटीमीटर, और सेकंड केस में आपकी बैलेंसिंग लेंथ था ये मान लीजिए 75 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो EMF है E1 by E2, उनका रेशियो होगा 50 by 75 से 25 2 जा 25 3 जा, तो रेशियो उनका होगा 2/3। यानी फर्स्ट वाले सेल का यदि EMF 2 वोल्ट है तो सेकंड वाले सेल का 3 वोल्ट होगा, या फिर मान लो ये 4 वोल्ट है तो 6 वोल्ट है। रेशियो है ना ये, दिस इज रेशियो, दिस इज 2 times something, so 3 times that something. So this is how we compare the EMFs of two cells. सर्किट को थोड़ा सा इनोवेटिव बनाते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि दोनों सेल एक ही बार में लगा दिए जाएं और बड़ी आसानी से हम उन सेल्स के बीच में स्विच ओवर कर पाए। तो ये हमारा हो गया E1, ये हो गया E2। अब तो क्या करना है, एक बार कनेक्शन यहाँ पे जोड़ दो, एक बार कनेक्शन यहाँ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए देयर इज वन की, एंड विच इज कॉल्ड टू वे की। कौन सी की है? टू वे की। तो ये टू वे की कैसी होती है आप देखेंगे कि मान लो ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, और ये पॉइंट नंबर 3 है। तो यहां पर आप सर्किट जोड़ेंगे, वायर यहां जोड़ दी जाएगी, और यहां पर एक गैप है इस तरह से, राइट। ये बीच में गैप है, यानी यहां भी कुछ कंडक्टिंग मटेरियल है, यहां भी कंडक्टिंग है, और बीच में यहां गैप बना हुआ है। एंड सेम थिंग इज हियर आल्सो, यहां पर भी एक कंडक्टिंग सा मटेरियल है, और इधर से भी जो पॉइंट नंबर 3 आ रहा है ना हमारा, वहां से भी इधर एक कंडक्टिंग सा मटेरियल बना हुआ है, और यहां भी गैप है। तो इस गैप को जब भरेंगे बीच में, इस गैप को टच कर देंगे किसी मेटल से, तो ये वाला चालू हो जाएगा, जब यहां टच करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। तो यहां पर कीज होती हैं, कीज वही जो हमने अभी कही थी रेजिस्टेंस बॉक्स वाली कीज। तो उस की को पहले आप यहां पर इंसर्ट कर देंगे तो ये चालू हो जाएगा। दैट मीन जब यहां करेंगे तो फर्स्ट चालू तो हमने यहां जोड़ दिया इसको फर्स्ट के साथ,
और ये सेकंड वायर जोड़ दी सेकंड के साथ, और ये जोड़ दी हमने थर्ड के साथ। ये कॉमन वाली वायर है, यहाँ थर्ड के साथ जोड़ दी। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1, और इनको ABC कह लीजिए जो आपको कहना है। दिस इज स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, और 1, 2 और 3। तो हमने क्या किया है, इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया। आपने लिखना है वहां पर फिर when A and C are in connection, then first this K1 has to be inserted, and when you want that B and C are in connection, that means second cell, second battery is in connection, तो आपको यहाँ पर K2 को ऑन करना पड़ेगा। Is it clear? So this is how we can compare the EMFs of two cells. अब एक बात यहाँ से और देखिए, मजेदार बात, इसी का स्पेशल केस, इसी एप्लीकेशन का एक स्पेशल केस कि मान लीजिए हमने अभी कहा कि E1 E2 तो ठीक है कि L1/L2 होता है, हमने प्रैक्टिकली L1 भी निकाल लिया, L2 भी निकाल लिया, और मान लीजिए इन दोनों में से एक EMF आपको नोन है, ये दिया पहले आपको, मान लीजिए कि 9 वोल्ट है या 2 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट। सो दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व फॉर E2। और इसी तरह से मान लो आपको E2 दिया है, E1 पता करने, तो E1 निकाल लीजिए। That means if one of the EMF is known, then you can also calculate the unknown EMF. तो मेन स्किल यहाँ पर नल पॉइंट को लोकेट करने की है। जिसको नल पॉइंट लोकेट करना आ गया वो L1 और L2 निकाल पाएगा। तो जॉकी को बड़े जोश से आप यहाँ यदि इसको प्रेस करके आगे चलाएंगे तो ये वायर आपकी डैमेज हो जाएगी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, वायर आपकी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, और उससे बहुत सारी चीजें और भी इफेक्ट होंगी। सो एक यहाँ पे प्रिकॉशन क्या रहेगी कि जॉकी शुड बी स्लाइडेड वेरी जेंटली so that null point is found accurately. तो अब बात करते हैं second application of potentiometer to find the internal resistance of a cell using potentiometer. तो फिर से हम बनाते हैं potentiometer. So this is our 4 meter long potentiometer. ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ड्राइविंग सर्किट कैसा रहेगा, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर एक की का नाम मानिए K1 है, और यहाँ से लगा लिया आपने एक रियोस्टेट, एंड दिस इज द फाइनल सर्किट। तो हमारा ड्राइविंग सर्किट पूरा हो चुका है। आप यहाँ भी इनको स्ट्रिप्स को, कॉपर स्ट्रिप्स को हाईलाइट कर लीजिएगा, जो बताती हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, थिक स्ट्रिप्स हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4 पोटेंशियोमीटर का मेन सर्किट, ड्राइविंग सर्किट या ऑक्सिलरी सर्किट हमारा रेडी है। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। पिछला पार्ट आपने देखा था कि हमने वहां पर 2 बैटरीज यहाँ से ली, 2 सेल यहाँ से लिए थे, और उन सेल्स को हमने एक 2-वे की के थ्रू आगे ले जाकर, दिस वाज रेजिस्टेंस बॉक्स एंड दिस वाज द गैल्वेनोमीटर, और ये आर्म हमने ऐसी चलाई थी ए से आगे जॉकी तक। अब यहाँ पर चेंजेस कैसे कैसे आएंगी देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो सेल जिसको आपने एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर देना है, एंड दिस इज नाउ कनेक्टेड टू जॉकी, वन थिंग। सेकेंड पॉइंट, अब यहां पर आपने क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, अब रिकॉल करें इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या था। दिस वाज E/V - 1 × R। कैन यू रिकॉल? दैट मीन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इस सेल के पैरेलल में हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू आएगी, हम उसको भी, और साथ में की लगा देंगे, की है कंट्रोल के लिए, तो हम उसको भी साथ में यहाँ अटैच करेंगे। दिस इज की K2। यदि की नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो ये रेजिस्टेंस हर वक्त यहाँ सर्किट में होगी, तो बात नहीं बनेगी। तो असल में यहाँ पर भी बात वही होने जा रही जो हमने पहले किया था। हम कंपैरिजन ही कर रहे EMF का, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से करेंगे। सबसे पहले ये की K1 इसको ऑन कर देंगे। अब हमारा मेन सर्किट में से यूनिफॉर्म करंट चलना शुरू हो गया, एंड व्हेन द यूनिफॉर्म करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस मैग्नेट वायर और दिस कांस्टेंट वायर, तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और वो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वी नो इट वेल, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट केस, लेट दिस की K2 इज ऑफ, यानी अभी इसको प्लग नहीं करना है आपने। तो मानिए मेन बैटरी का EMF E है, एंड दिस इज अवर E1 सेल जिसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो अभी क्या होगा, इस E1 के कारण यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ हमें मिल जाएगा। तो हम इस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर की वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे और नल पॉइंट ढूंढेंगे जब तक कि जो लेंथ होगी उस लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमारी इस EMF को बैलेंस ना कर दे, राइट। लेट दैट लेंथ इज, दैट बैलेंसिंग लेंथ इज L1। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट केस में कि E1 is directly proportional to L1, so we can say E1 is equal to KL1. And now second case, when this key K2 is on, तो आप उस की को यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए। अभी रेजिस्टेंस बॉक्स भी हमारा सर्किट में आ चुका है।
अब यहाँ से कोई की निकाल लेंगे सुटेबल, सो दैट यू विल इंट्रोड्यूस सम रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जो नल पॉइंट होगा उसमें जो भी लेंथ बनेगी, अब ऑब्वियसली वो L1 नहीं होगी, अब कहीं और जाकर बैलेंस होगा वो, सो दैट लेंथ L2 वो किसको बैलेंस करेगी? क्या वो EMF को बैलेंस करेगी? नहीं, अब वो टर्मिनल वोल्टेज को बैलेंस करेगी, राइट? सो दैट विल बी V is proportional to L2 and this V is not the EMF, V is the terminal voltage now, क्योंकि अब इस सेल के साथ ये रेजिस्टेंस भी सर्किट में है, सो दैट बिकम्स V is equal to KL2। तो एक इक्वेशन बन गई ये टर्मिनल वोल्टेज के लिए जब रेजिस्टेंस बॉक्स भी सर्किट में था, और एक इक्वेशन ये बन गई, दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इनको डिवाइड करिए, सो E1 by V and that will be equal to K times L1 by K times L2, दोनों कटे, so this is E1 by V is equal to L1 by L2। अब हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? व्हाट इज E? EMF is the amount of work done to complete that positive charge around the complete circuit. That means यहाँ I will be equal to R plus R, ये दोनों आएंगे, तो E क्या होता है? E is equal to R plus R, हमारे केस में E1 था ना ये, एंड सेकंड केस में V क्या होता है? V मीन ओनली टर्मिनल वोल्टेज, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब लगाई थी हमने उसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, दैट मीन V is equal to IR। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? as this and this, therefore E1 by V, that mean I divided by R plus R divided by IR will be equal to L1 by L2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो I यहाँ से कैंसिल हुआ, दिस इज R by R, दिस इज 1 plus R by R, तो 1 plus R by R is equal to L1 by L2, and R by capital R is equal to L1 by L2 minus 1, so what is R? So L2 is LCM, this is L1 minus L2, and this is capital R. So this is our relation for the internal resistance। हमने क्या देखा? What is the formula for internal resistance? This is L1 minus L2, the length in the first case, length in second case divided by L2 multiplied by external resistance। So this is how we find the internal resistance of a cell using a potentiometer। लेकिन कहानी अभी बाकी है। बहुत से लोगों के मन में भी क्वेश्चन होगा कि सर ने बात तो कह दी कि पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड, दिस इज बेटर देन वोल्टमीटर, लेकिन ये असल में नल डिफ्लेक्शन में जब उस वायर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल मेजर हो कैसे रहा है? आपने लिख तो दिया, सारा मैथमेटिकल काम भी कर दिया, लेकिन अभी भी मन में डाउट होंगे, तो जिनके मन में डाउट हैं शायद उनके डाउट अभी क्लियर हो जाएं कि मान लीजिए ये हमारी पोटेंशियोमीटर की वायर है, दिस इज ए बी वायर, और ये ए को हमने लिंक कर दिया पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव दिए, हमारा हो गया ड्राइविंग सर्किट, और मान लो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है वो V है, तो जाहिर सी बात है कि ये V वोल्ट पे हुआ और ये 0 वोल्ट पे हुआ, राइट? दिस इज V वोल्ट एंड दिस इज 0 वोल्ट। तो जब हम यहां से यहां चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये हो गया मेन सर्किट। लेकिन मेन सर्किट में तो नल डिफ्लेक्शन थी ही नहीं, वो तो साइड के सर्किट में थी। तो हमने क्या कहा कि यहां से मान लीजिए कि बैटरी ली, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, और हमने इसको आगे कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर के साथ, एंड फाइनली दिस इज जॉकी। अब असल में काम कैसे हो रहा है? सो लेट द EMF ऑफ दिस सेल इज E। और जब आपने एक्टिविटी को शुरू किया तो आपने जब स्लाइड करना जॉकी को शुरू किया था तो पहले तो डिफ्लेक्शन नल नहीं हुआ, बाद में किसी लेंथ पर आकर वो डिफ्लेक्शन नल हो गया। मान लो L ये सारा लेंथ है वायर का, तो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस वायर इज इक्वल टू, यस बोलिए जी कितना हो गया? दिस इज V/L, जानते हैं आप, V है ये, पोटेंशियल कितना है V, ये V पोटेंशियल बंटना है लेंथ L के ऊपर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू V/L। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि जब आपने नल पॉइंट ढूंढ लिया तो उस पॉइंट के ऊपर इसमें से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, कोई करंट ही नहीं जा रहा है, और वो लेंथ हो गया हमारा L1। अब हो क्या रहा है, जब नल पॉइंट आपने अचीव कर लिया तो बताइए बी पॉइंट कितने वोल्ट पे है? 0 वोल्ट पे। अब यहां से करंट नहीं जा रहा है कोई भी, तो ये पॉइंट पे कितने वोल्ट पे हो गया? 0 वोल्ट पे। लेकिन आगे बैटरी है तो ये पॉइंट कितने वोल्ट पे आ गया? E वोल्ट पे। बात समझ रहे हैं? यानी ये पॉइंट बी जो था इस बैटरी के कारण ये 0 वोल्ट पे था, और जब नल डिफ्लेक्शन अपने ढूंढ लिया यहाँ पर तो इस सर्किट में से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है। जब कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है तो यदि ये 0 वोल्ट पे है तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट भी 0 वोल्ट पे होगा, क्योंकि वायर जो है मानो यहाँ कोई सिग्निफिकेंट ड्रॉप गेन कुछ नहीं हो रहा पोटेंशियल का, बड़ी छोटी सी वायर है ये, तो यहाँ पर हो गया हमारा 0 वोल्ट। लेकिन आगे बैटरी है
तो बैटरी के इधर 0 वोल्ट है, तो यहाँ तो 0 वोल्ट नहीं होगा ना, फिर तो बैटरी खराब है ये। तो माने ये बैटरी 9 वोल्ट की है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा 9 वोल्ट का। यदि बैटरी हमारी 1.5 वोल्ट की, तो यहाँ कितना होगा 1.5 वोल्ट का। और बैटरी ई वोल्ट की, तो यहाँ कितना हुआ ई वोल्ट का। तो यहाँ ई वोल्ट, अब यहाँ भी करंट पास नहीं कर रहा, तो यहाँ भी कितना हो गया इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज ई वोल्ट। और ये ई है और ये कितना है 0, तो यहाँ पर व्हाट इज पोटेंशियल ई, तो बैटरी का ईएमएफ यहाँ पेयर हो गया। तो इस L1 लेंथ ने उसको बैलेंस कर दिया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, व्हाट इज आवर ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है V बाई L मल्टीप्लाइड बाई दिस लेंथ L1, राइट। इज इट क्लियर, ये वो बैलेंस। तो एक तरफ आ गया ईएमएफ और एक तरफ क्या आ गया V बाई L पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1। अब देखिए ईएमएफ जब मेजर हो रहा है तो V कौन सा यूज हो रहा है, ये वाला। L कौन सा यूज हो रहा है, लेंथ। ये L1 कौन सा है, बैलेंसिंग लेंथ। दैट मीन जिस बैटरी का ईएमएफ निकाला जा रहा है उस बैटरी में से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। इस सर्किट में से, इस वायर में से, there is no current. So this is how we can say that potentiometer is a better instrument, better device as compared to voltmeter to measure the EMF. तो चलिए यहीं पर हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब बताइए कि हमने क्या किया कि अब आ गया ये B से वायर ली एंड वन मोर बैटरी इज देयर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है, और यहाँ लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर। और ये नो व्हाट इज द फार्मूला, बताइए फार्मूला क्या होगा, दिस इज 9 वोल्ट नो। सोचिए, तो यहाँ पर ये सर्किट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस पॉइंट B इज एट 0 पोटेंशियल। तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव जोड़ दिया आपने, गलत कर दिया आपने, राइट। दैट मीन्स यदि आपने इस तरफ ऐड करना होगा तो यदि ये पॉजिटिव, तो यहाँ भी आपको पॉजिटिव ही करना पड़ेगा, उस सेल का भी, साइड वाले सेल का भी। और यदि आप 0 से अटैच कर रहे हैं, सही कनेक्शन क्या होगा कि आपको यहाँ से पहले नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज 0 वोल्ट पॉइंट, दिस इज लो पोटेंशियल पॉइंट, राइट। तो ऐसे करने की बजाय बैटरी ऐसी जुड़नी चाहिए थी। इज इट क्लियर। एक और केस लेते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, से दिस इज द बैटरी और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ, और हमने इस बैटरी को एक पोटेंशियोमीटर के साथ अटैच कर दिया, और अब ये बैटरी इस पोटेंशियोमीटर की बन गई ड्राइविंग बैटरी, और इसमें से करंट पास करवा रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो ये ए पॉइंट इज एट हाई पोटेंशियल एंड बी पॉइंट इज एट लो पोटेंशियल। और मान लो इस वायर को जो रेजिस्टेंस है वो 17 ओम है, एंड लेट दिस इज अवर 3 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको मान लेते हैं हम 40 वोल्ट। तो हमारे सर्किट से कितना करंट जा रहा है, तो I will be equal to from Ohm's law V by R. What is V? This is 40 volt. And what is R? 3 plus 17. This is 20. So current is 2 ampere. That means 2 ampere current is passing through our circuit. इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस वायर का लेंथ यदि 4 मीटर मान लिया जाए, राइट, और यदि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 17 ओम का रेजिस्टेंस है, सो व्हाट इज मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप लिंक्ड विद दिस वायर। तो V कितना होना चाहिए, वो हो जाइए IR। जानते हैं व्हाट इज I is 2, व्हाट इज R गिवन 17 ओम। दैट मीन ये वायर 34 वोल्ट का ही पोटेंशियल ड्रॉप करवा सकती है। यानी ये मान लो 0 वोल्ट है तो ये 34 वोल्ट होगा। यानी इससे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप यदि इस वायर से हो रहा है तो दैट मीन वो बात गलत हो गई। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियोमीटर के लिए एक बेसिक कंडीशन क्या हो गई, दैट द EMF ऑफ द बैटरी शुड बी लेस देन द पोटेंशियल ड्रॉप व्हिच इज अकरिंग अक्रॉस दिस वायर। और मानते हैं कि यहाँ एक बैटरी है जिसका EMF हमारा E1 है, थ्रू गैल्वेनोमीटर हमने इसको जोड़ दिया जॉकी के साथ, एंड दिस इज ए पॉइंट D। इस D पॉइंट के ऊपर, या C कह लो, C की हमने यूज किया नहीं, तो C वैल्यू के ऊपर कितना EMF होगा। अब बताएंगे कि ये जो L1 लेंथ होगी, ये L1 लेंथ जो बैलेंस करेगी तो कितनी EMF को बैलेंस करेगी, ये सोचिए जरा। ये है हमारा 34 वोल्ट, और जब यहां से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है नल पॉइंट के ऊपर, तो बताइए जरा कि यहां से चलिए तो ये कितना हुआ, दिस इज अवर, दिस पॉइंट इज एट 34 वोल्ट, और ये बैटरी का लो पोटेंशियल है, तो ये E1 है ना, तो ये वाला पॉइंट जो होगा इधर वाला, दैट इज एट 34 माइनस E1 वोल्ट। या E है तो सिंपली E कहिए, तो 34 माइनस E वोल्ट पे होगा। दैट मीन ये पॉइंट भी 34 माइनस E वोल्ट, दैट मीन यहाँ पे पोटेंशियल 34 माइनस E अपीयर होगा। हैव यू गॉट दिस, कि ये 34 वोल्ट पे था, यहाँ से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, दैट मीन ये पॉइंट हाई पोटेंशियल भी कितने पे होगा, 34 वोल्ट पे होगा, क्योंकि यहाँ पे लिंक है। और अगर बैटरी है, इस बैटरी में ये वाला एंड 34 वोल्ट पे है, तो मैं कह रहा हूँ ये एंड कितने वोल्ट पे होगा। तो मानिए बैटरी हमारी 3 वोल्ट की है, तो लोअर वाला पॉइंट होगा वो इससे 3 वोल्ट नीचे होगा, ये कहा मैंने, तो 31 वोल्ट पे होगा। 31 कैसे आया, 34 माइनस 3, दैट मीन 34 माइनस E। तो ये पॉइंट जो होगा वो 34 माइनस E होगा। तो बैलेंसिंग लेंथ जो होगी वो 34 माइनस E को बैलेंस कर रही है। आर यू गेटिंग दिस?
तो पोटेंशियोमीटर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपने खुद ट्राई करनी है। चलते चलते मैं आपको एक और पते की बात बता रहा हूं कि मानिए इस बैटरी का ईएमएफ ई है और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हमारे केस में 34 वोल्ट था, तो ये बैटरी 34 वोल्ट से कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस बैटरी के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस लेंथ की मैक्सिमम परमिसिबल पोटेंशियल ड्रॉप से ज्यादा हो जाए। तो क्या कहे कि इस बैटरी का ईएमएफ मैक्सिमम परमिसिबल पोटेंशियल ड्रॉप से कम होना चाहिए, जैसे हमारे केस में 34 वोल्ट से कम था ये। This was all in the potentiometer. So this was last lecture in current electricity. No doubt we'll take more lectures on current electricity. We'll also try to solve the NCERT problems. But now we'll start with the next unit. So next lecture will be on magnetic effects of current. So be connected, be associated. देखते रहें फिजिक्स की बात। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के साथ। टेक केयर।